ये है उसका रिएक्शन हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्रिया। ये मुसीबत वाली दुनिया ही है ना, लगवानी भी पड़नी है, सब में लगवानी पड़नी है। कोई जल्दी लगवाएगा, कोई बाद में लगवाएगा, लेकिन बस अब ऐसे ही है कि बंदा करे तो क्या करे। तो भाई कोई एक आधा टॉपिक हमारा रह गया था, उसको मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया। ये 31 रह गया था बेसिकली। रीडिंग कर लेना, मसला हो तो पूछ लेना। मैं अब ये टॉपिक बिल्कुल नया स्टार्ट होता है 32 से, तो मैं यहीं से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो भाई अब ये जरा मुश्किल है, ठीक है। अब ये जरा 2-3 हफ्ते काफी मुश्किल है। तो ये अब हो जाता है फुली टेक्निकल। टेक्निकल मींस कि अब आप मतलब वो कुछ जनरल चीजों के बजाय एक्चुअली सीपीयू खोल के और उसके अंदर काम करते हो, ठीक है। आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जानी चाहिए जो आगे आपको बहुत काम आएगी कि सीपीयू क्या है। अ, अ, कि मतलब उसको सीपीयू का आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है। सीपीयू आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है, ठीक है। 2 इंच बाय 2 इंच की चिप होती है छोटी सी, जो प्रोसेसर जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, जिसको सीपीयू प्रोसेसर कहते हो। जो आपके मोबाइल फोन में भी होते हैं, वो मदरबोर्ड के ऊपर बने हुए हैं। इस सीपीयू का एक खास आर्किटेक्चर है, ये खास एक तरीके से बना होता है, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर की तस्वीर जिसो जो हम लेके चलेंगे ना आगे, वो कुछ ऐसी होएगी, ठीक है। कि हमारे पास सीपीयू है और हमारे पास रैम है। रैम जिसको मेमोरी कहते हो, सीपीयू जिसको प्रोसेसर कहते हो। अच्छा, रैम काफी इजी है। रैम एक अलमारी की तरह है जिसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, दराजें बनी हुई हैं, सेल्स बने हुए हैं, जो भी कह लो, ठीक है। अगर आपके पास अ, मतलब रैम को इस तरह समझो कि हर सेल जो है, हर एक सेल जो है वो 1 बाइट का होता है, ठीक है। समझो क्या, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि ईच सेल इज 1 बाइट। बाइट याद है ना क्या है? यस सर जी। ईच सेल इज 1 बाइट, 1 बाइट है। अब अगर तुम्हारे पास 5 मेगाबाइट की रैम लगी हुई है, तो दैट मीन्स कि वो 5 × 10⁻⁶ बाइट्स हैं। आजकल लोगों के पास 4 गीगाबाइट लगी हुई है। तो गीगा का मतलब है 10⁻⁹, यानी पता नहीं 40 लाख या 40 मिलियन बाइट्स हैं आपके पास। लेकिन रैम को जब भी आपने सोचना है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने जब भी रैम को सोचना है, उसने इस तरह सोचना है कि अलमारी है जिसमें बाइट्स पड़ी हुई हैं। कितनी बाइट्स हैं वो बस चीज डिपेंड करती है। अच्छा, अब इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है उसको बस कहते हो, सिस्टम बस। यानी ये जो दोनों आपस में लिंक हुए हैं ना, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, डेटा ट्रांसफर होता है इधर से इधर और इधर से इधर, तो वो सिस्टम बस के ऊपर ट्रांसफर होता है। सिस्टम बस इज अ लिंक जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। एक सड़क है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है। अगर आप अपने मदरबोर्ड को देखो तो उसके ऊपर लाइंस लगी होती हैं गोल्डन कलर की, वो सिस्टम बसेस होती हैं। अब सीपीयू के अंदर बेसिकली वैसे तो बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन जो मेजर हिस्से हैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी, मतलब बेसिकली अब जिस तरह से किताब चलेगी वैसे चलेंगे। एक हिस्सा है जिसको एएलयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। भाई सीपीयू आपका करता क्या है, एक बेसिकली फैंसी सा बड़ा सा कैलकुलेटर है, बहुत सारा मैथमेटिकल काम करता है। तो उसमें से जो ये अरिथमेटिक का सारा काम करता है वो ये वाला हिस्सा होता है। अच्छा, उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट होता है जो पूरे सीपीयू की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम ये होता है कि ये मैनेजर है। ये एक जगह से दूसरी जगह ये बाकियों से काम करवाता है, यानी सीपीयू के अंदर जितने पुर्जे हैं उनसे बेसिकली काम करवाता है। अच्छा, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो स्टार्ट में चाहिए होती हैं, वो रजिस्टर्स और कैशे है। एक रजिस्टर्स होते हैं भी बात, और एक कैशे होती है। कैशे का शायद कॉन्सेप्ट होए लोगों को, क्योंकि वो ज्यादातर सीपीयू खरीदते हुए आप पूछते हो कि कैशे कितनी है। रजिस्टर्स का नहीं पूछते हैं। रजिस्टर्स का इसलिए नहीं पूछते कि रजिस्टर्स फिक्स होते हैं, यू कांट चेंज दम। जो रजिस्टर्स हैं बस वही हैं, आप उसको मतलब मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। कैशे में वेरिएबिलिटी होती है, 4 मेगाबाइट होती है, 8 मेगाबाइट होती है, सो ऑन।
लेकिन आपके लिए अगले 2 सालों तक ना कंप्यूटर की ये तस्वीर रहेगी कि सीपीयू है, वो वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, और इंस्ट्रक्शंस पड़ी कहाँ होती हैं, वो रैम में पड़ी होती हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं, बल्कि मॉडर्न क्या, पिछले 50 साल से ऐसे ही है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स वर्क ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। कहने में ये जरा, एक सेकंड होल्ड करना सर। तो इनको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक एक लफ्ज बेसिकली इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम क्या होता है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब गुम नहीं होना, जरा बारीकी में जाते जाओ। प्रोग्रामर जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है, कोड लिखता है। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोल देते हो, जो तुम अपनी स्क्रीन पे लिखते हो या जिधर भी। वो प्रोग्राम किधर जाता है जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हो? बल्कि मैं इससे भी ज्यादा आपसे बात करूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर में, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा हुआ है, ये कहाँ पड़ा हुआ है इस वक्त? ये आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। अगर आप जाओगे तो आपकी सी ड्राइव में कहीं पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये पड़ा होएगा। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये प्रोबेबली इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर यहाँ पे कहीं पे ये पड़ा होएगा हार्ड डिस्क पे, जो इस तस्वीर में नहीं है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो ये लोगो आता है, स्टार्ट होता है। अब इस स्टेज पे क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम लोड हो रहा है बेसिकली। ठीक है, लोड होने का क्या मतलब है कि हार्ड डिस्क से उठ के आपकी रैम में आ रहा है। जब तक आपकी रैम में कुछ नहीं आता, वो आपकी स्क्रीन पे नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस सारी ऐसे चलती है कि हार्ड डिस्क हमने एक परमानेंट वो रखी होती है, स्टोरेज। और जब भी कोई चीज, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एनीथिंग स्टार्ट करते हो, फाइल खोलते हो, तो वो पहले रैम में लोड होती है। तो प्रोग्राम एक्चुअली जब लिखता है प्रोग्रामर, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, लेकिन जब उसको रन करते हो, तो व्हेन यू रन अ प्रोग्राम, लोड्स इनटू मेमोरी एंड गेट्स स्टार्टेड। बिल्कुल सिंपल रखो बात को। तो जो रोज काम करते हो, जब कोई एप्लीकेशन मोबाइल पे खोलते हो या प्रोग्राम खोलते हो पीसी पे, तो वो डिस्क से रैम में लोड होता है। ठीक है, लोड हो गया। अब वो लोड होके यहाँ पे वो जो सारी इंस्ट्रक्शंस थी उसकी, वो इधर लोड हो गई। ठीक है, ये पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, चौथी इंस्ट्रक्शन, जो भी है वो रैम में सारी लोड हो गई। अब सीपीयू क्या करता है? अच्छा, बाय द वे, इसको इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, यही स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्राम स्टोर हुआ होता है डिस्क पे, उसको आप लोड करते हो रैम में, फिर वो स्टार्ट करता है। अच्छा, अब जब प्रोग्राम आ जाता है मेमोरी में, तो सीपीयू का काम शुरू होता है। सीपीयू टेक्स वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम एंड एग्जीक्यूट्स इट। सीपीयू को ज्यादा मुश्किल काम नहीं कर सकता, बड़ा सादी सी चीज है सीपीयू। सीपीयू ये करता है कि एक इंस्ट्रक्शन, पूरा प्रोग्राम नहीं, पूरा प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन उठाता है, सिस्टम बस के जरिए अपने पास लाता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इनफैक्ट सीपीयू डज, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सीपीयू सारा दिन एक ही काम करता रहता है, वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट का साइकिल होता है। फेच का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रक्शन अपने पास लेके आता है, फेच करता है कि इंस्ट्रक्शन को अपने पास लेके आता है। डिकोड का मतलब होता है कि वो उस इंस्ट्रक्शन का हिसाब लगाता है कि मैंने इसका करना क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब जमा करना है, माइनस करना है, कहीं डेटा कॉपी करना है, मतलब ऑपरेशन क्या है, मैंने करना क्या है। और एग्जीक्यूट का मतलब है फाइनली कि वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आंसर निकालता है। अब कंट्रोल यूनिट और एएलयू बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये अगले सेमेस्टर में जाके पढ़ते हो। फिलहाल हम सिर्फ इस सेमेस्टर में बेसिकली रजिस्टर्स की बात करते हो। तो मैं जरा बुक भी खोल ही लूँ।
तो अच्छा, इसने तो कैशे भी नहीं दिखाई। हाँ, बल यही तस्वीर आपकी रहेगी कंप्यूटर साइंस की, कि मेमोरी है, बाइट्स में बस लगी हुई है और ये सीपीयू लगा हुआ है। अच्छा, मैंने बहुत सिंपल रखा है अभी। सीपीयू के अंदर काफी सारे और पुर्जे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे जाते हो आप पढ़ते जाते हो। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी चलना दो मुझे। अच्छा, तो ये चेंज चल रही है कि हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम था, उससे प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, फिर वो लोड हुआ रैम में, फिर सीपीयू एक एक करके इंस्ट्रक्शन उठाता गया और एग्जीक्यूट करता गया। ठीक है। अच्छा, अब जरा सीपीयू के ऊपर स्पेसिफिकली आ जाओ। तो आ, मैं बेसिकली आना चाह रहा हूँ इस बात पे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स आर स्पेशलाइज्ड local memory built inside the CPU। इसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। एक्चुअली रजिस्टर्स और कैशे में सिर्फ ये फर्क होता है कि कैशे जरा जनरल पर्पस होती है और रजिस्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं। जनरल पर्पस का ये मतलब है कि कैशे में तुम जो मर्जी रख लो, प्रोग्रामर जो मर्जी रख ले, चलता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन रजिस्टर स्पेशलाइज्ड है। जैसा तुम्हारा अगर रजिस्टर है ना, कि मैथ का रजिस्टर तुमने बनाया हुआ है, तो उसमें मैथ ही आएगी। अगर इंग्लिश का है तो उसमें इंग्लिश ही आएगी। ये रजिस्टर्स का मतलब है। और कैशे जनरल पर्पज है, रफ कॉपी है तुम्हारी, उसमें जो मर्जी तुम करते जाते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। रजिस्टर्स आर फिक्स साइज। ठीक है। और ये साइज कहाँ से आता है? दिस इज डिटरमिन्ड बाय कंप्यूटर वर्ड साइज। कंप्यूटर वर्ड साइज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन तुमने 64 बिट 32 बिट सुना हुआ है ना, वो यही है। इनफैक्ट ये 34 और 32 बिट की डेफिनेशन ये होती है कि तुम्हारे रजिस्टर का साइज क्या है। अगर तुम 64 बिट का सीपीयू खरीदते हो तो गारंटीड उसके अंदर हर रजिस्टर जो है वो 64 बिट का होएगा। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें बस भी 64 बिट की होती है, एड्रेसिंग भी 64 बिट की होती है, लेकिन बात जो मेन जो डेफिनेशन है वो ये है कि रजिस्टर के साइज से पता चलता है कि सीपीयू की बिटेज क्या है, वो 64 का है, 32 का है, वो क्या चीज। तो रजिस्टर्स होते तो फिक्स साइज के हैं और वो उससे बिटों से आपको पता चलता है। कौन बनाता है रजिस्टर्स? कहना तो नहीं चाहिए कौन बनाता है, मतलब क्रिएटेड तो नहीं कहना चाहिए, क्रिएटेड कह लो, नेम्ड कह लो, उनका नाम कौन रखता है? मैन्युफैक्चरर। आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में अगर इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, कोर i3 का, तो वो इंटेल वालों ने बनाया है। कोर i3 का प्रोसेसर इंटेल वालों ने बनाया। तो इंटेल वालों ने डिसाइड किया बनाते वक्त कि हम इसमें कौन कौन से रजिस्टर रखेंगे, कितने रखेंगे, उनका नाम क्या रखेंगे। ठीक है। इसको प्लीज बिल्कुल इस तरह से समझो कि आप एक घर बना रहे हो और आपने डिसाइड करना है कि मैंने उसमें कितने कमरे रखने हैं और हर कमरे का क्या नाम रखना है। साइज नहीं डिसाइड होता, साइज सीपीयू की उससे बिट से डिसाइड होता है कि अगर 32 का है तो फिर 32 का ही है। लेकिन नाम तो रखने हैं ना, रजिस्टर्स के नाम रखने हैं, ये देखना है कि कितने रखने हैं, तो वो सारे मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। ये अब ज्यादा ना इसमें फंसना, लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो आप प्रोसेसर चला रहे हो, इंटेल यूजेस नेम्स लाइक EAX, EBX, IP, PC, नहीं PC नहीं है, CS। इस वक्त इसमें ना जाना, बेसिकली तकरीबन इंटेल जो इस वक्त यूज कर रहा है उसमें 18 रजिस्टर्स है मेरा ख्याल है, और उन सब के नाम है। रजिस्टर्स के फिक्स नाम होते हैं कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। और सिर्फ ये नहीं है, नाम फिक्स नहीं होते, रजिस्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं। विच मीन्स हर रजिस्टर का एक स्पेशल काम होता है, वो डिफाइंड होता है कि ओके वो उस रजिस्टर में क्या चीज आएगी और मतलब क्या करना है के अंदर। दो कैटेगरीज में बेसिकली आप तोड़ सकते हो इनको। मुझे यार बुक से ही चलना, तो मैं बहुत आगे पीछे हो जाऊंगा। अच्छा, ये मैं करता हूँ आगे, रिस्क और सिस्क, ये भी मैं करता हूँ, लेकिन मैं आगे चला गया हूँ। ये
बिल्कुल ये। अच्छा, तो आपको तो बहुत ही थोड़ा करवाया हुआ है, आपको तो बहुत ही थोड़ा करवाया। ठीक है, लो भाई, बस इसीलिए मैं बुक देख रहा था कि मैं बाहर ना जाऊं। तो आपको इंटेल के बारे में बिल्कुल नहीं बताया हुआ, तो आपको बस ये बताया हुआ है कि रजिस्टर फिक्स, मतलब ये अभी तक बातें हमारी ठीक हैं। अच्छा, अब आपको ये पता है कि सीपीयूज कौन कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है दुनिया में? मोटरोला करता है, इंटेल करता है, एप्पल वाले आई थिंक नहीं करते, सैमसंग वाले डेफिनेटली नहीं करते। सैमसंग के जितने फोन्स हैं वो अपने प्रोसेसर खरीदते हैं, ठीक है ना। तो कुछ 4 5 6 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सीपीयू बनाते हैं। अब उनकी सबकी अपनी मर्जी है कि वो रजिस्टर्स के क्या नाम रखें और किस तरह से करें, बट कहना ये चाहिए कि देर आर सम कॉमन रजिस्टर्स विच ऑल मैन्युफैक्चरर्स यूज। कुछ ऐसे होते हैं, एक को कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इनको फॉर शॉर्ट कहते हैं जीपीआरस। हर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोसेसर के अंदर कुछ जीपीआर जरूर डालता है, 2 3 4 वट, इंटेल ने 4 डाले हैं, ठीक है। तो कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स डालता है। अच्छा, ये इनके नाम से ही जाहिर है कि ये क्या है, ये जनरल पर्पस है, इनके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। हालांकि मैंने तुम्हें कहा है कि रजिस्टर की डेफिनेशन ये है कि वो स्पेशलाइज्ड होता है, लेकिन बहरहाल कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिनको दिया जाता है कि प्रोग्रामर उनको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहता है वो कर ले। इसके अलावा एक बहुत मोजस रजिस्टर होता है जिसको पीसी कहते हैं, स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट, दिस होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इंटेल में पीसी नाम नहीं है उसका, इंटेल में उसका नाम आईपी है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। लेकिन अगेन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंटेल, आपकी बुक में उसने इस तरह से नहीं करवाया, उसने जनरल बातें की हैं। तो कोई भी जनरल कंप्यूटर होए तो उसके अंदर एक प्रोग्राम काउंटर जरूर लगा होगा। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मैं 2 मिनट में आता हूँ इसकी तरफ वापस। अच्छा, एक आईआर रजिस्टर होता है यूजुअली। आईआर रजिस्टर स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और दिस होल्ड्स द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। अब जरा बात को समझना, सीपीयू फारिग होकर बैठा हुआ है, बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, तो क्या करेगा? सीपीयू सारा दिन करता है फेच डिकोड एग्जीक्यूट। फेच का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन अपने पास उठा के लेकर आता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी, इसको उठा के लाता है, तो उठा के लाके कहां रखेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, आईआर के अंदर। तो इट होल्ड्स द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। आई समझ आईआर की? तो जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू चलाने लगा है या चला रहा है वो आईआर के अंदर पड़ी होती है, जो इस वक्त चल रही है। अच्छा, जब वो चला के फारिग हो जाता है तो अब उसको दोबारा रैम में जाना है और जाके इंस्ट्रक्शन लेके आनी है ताकि वो अगली चलाए। अब वो रैम के किस सेल में जाएगा, रैम के किस एड्रेस पे जाएगा, वो एड्रेस पता चलता है पीसी से, जो भी पीसी की वैल्यू होती है। ये पीसी और आईआर की मदद से ये साइकिल चलता है सारा फेच डिकोड एग्जीक्यूट का, ठीक है ना। तो जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो आईआर में पड़ी होती है, और जो अगली लेके आनी होती है उसका एड्रेस पीसी के अंदर पड़ा होता है। ये दो बड़ी सख्त इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं जिनके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। अच्छा, इसके अलावा जनरल पर्पस और चीजें बहुत सारी होंगी। लो भाई, यहां तक कुछ पूछना चाहो प्लीज पूछो। मैं एग्जांपल ना कर लूँ ये वाला। क्या करना चाह रहा है ये? अभी देखो ना, इधर उसने रजिस्टर्स के नाम क्या रखे हैं, 0 1 2 3, सिर्फ एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, लेकिन दो फिर भी मौजूद रखे हैं, वो पीसी और आईआर है, कि इन्होंने तो होना ही होना है। नॉर्मली इन रजिस्टर्स के भी नाम होते हैं, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स,
सो ऑन, लेकिन बात खैर हमने यही रखा है। फेच डिकोड एग्जीक्यूट का साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सीपीयू को समझना चाहते हो कि सीपीयू क्या कर रहा है, और ये वाला बात मैं करता हूँ। खत्म, कोई सवाल नहीं रहेगा। डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा, आ, हर each CPU has a IS. IS stands for instruction set. Instruction set is the set of instructions which can be executed on a particular CPU. बात सिंपल सी है, तुम्हारी फैक्ट्री थी, तुमने सीपीयू बनाया, तुम्हारा सीपीयू है। अब तुम उसके साथ एक बुक छापते हो, एक डॉक्यूमेंटेशन की कॉपी छापते हो, जिसपे ये लिखा होता है कि उस सीपीयू पे कौन कौन सी कमांडें, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस चल सकती हैं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं इसके अंदर जाना चाहता, लेकिन हम में से किसी को भी एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं पता जो हमारे सीपीयू पे चल सकती है। ठीक है, हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं बहुत ऊपर वाले लेवल पे, हमें बस विंडोज लगा के दे दी गई है, हमें विंडोज को तो पता है कि विंडोज से बात, हमें ये पता है कि विंडोज से बात कैसे करनी है। मैं आपसे कहूँ डिस्क फॉर्मेट कैसे करनी है, आप एक सेकंड में बता दोगे। मैं कहूँ फोल्डर कैसे बनाना है, आप फौरन बता दोगे। फाइल कैसे कॉपी करनी है, फौरन बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपीयू पे आपकी इंस्ट्रक्शन कौन सी चल रही है इस वक्त, आप नहीं बता सकते, क्योंकि विंडोज ने आपको उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं दी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल जो इस वक्त सीपीयू आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ये इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल कर रहा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस वक्त एक्चुअल यूज्ड बाय इंटेल सीपीयूज। ठीक है, ये तो मैंने इंग्लिश लिखी है, बल्कि इन एक्चुअल फैक्ट इंस्ट्रक्शंस वुड बी इन बाइनरी, मशीन लैंग्वेज में होंगी, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हम पढ़ सकते कि क्या लिखा हुआ है। अगेन, जब प्रोग्रामिंग सीखते हो, कंप्यूटर साइंस सीखते हो, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हो, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो आपको चीज़ चाहिए वो ये है कि कोई भी सीपीयू है तो जाहिर बात है उसका एक मैनुअल एक होएगा ना, कि उसके ऊपर चल क्या क्या सकता है, इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी चल सकती हैं, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, अच्छा, अब सीपीयू की दो कैटेगरीज होती हैं। सीपीयूज कैन बी categorized in two categories according to their IS। ठीक है, इनको कहते हैं रिस्क और सिस्क। ठीक है, रिस्क से बनता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, और सिस्क से बनता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अच्छा जी, वैसे तो ये लफ्जों से ही क्लियर हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन सेट की बात कर रहा है। तो एक ऐसा सीपीयू होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट रिड्यूस्ड होता है, कम होता है, और एक ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल लफ्जों से जाहिर होना चाहिए कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होती हैं। तो सीपीयू का प्रोग्रामर जब पहली दफा सीपीयू को देखेगा तो नंबर 1 पे ये पूछेगा कि रिस्क है या सिस्क है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे वो उसका आईएस मांगेगा कि मुझे वो इंस्ट्रक्शंस तो दो ना जो जो इसके ऊपर चल सकती हैं। और नंबर 3 पे उसका आर्किटेक्चर मांगेगा कि उसका नक्शा तो दो, उसके अंदर रजिस्टर्स कौन से हैं, कितने साइज के हैं, उनके नाम क्या हैं, कैशे कितनी है। ये उसका आर्किटेक्चर होएगा कि सीपीयू के अंदर हो क्या रहा है। इंस्ट्रक्शन सेट ये होगा कि उस पर प्रोग्रामिंग क्या कर सकता है, उस पर इंस्ट्रक्शंस क्या चला सकता है, और रिस्क से उसकी एक कैटेगरी हो जाएगी। अच्छा, अब रिस्क से इसको हम एग्जांपल्स के साथ तो नहीं पढ़ना, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर एग्जांपल्स के साथ पढ़ना है तो। नहीं, बिल्कुल एग्जांपल्स नहीं है,
कुछ नाम लिखे हुए हैं बस, वो तो वैसे ही आपको पता होने चाहिए। तो ये मतलब एमसीक्यूज में काफ़ी काम आते हैं। तो इंटेल के जो इस वक्त सीपीयूज आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोर सीरीज के, कोर i3 i5 i7, ये जो इस्तेमाल कर रहे हो, ये डेफिनेटली सिस्क प्रोसेसर्स हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है इनका। ठीक है। पावर पीसी सीपीयूज होते थे जो आईबीएम बनाता था, बड़े फेमस थे, जो सर्वर्स में इस्तेमाल होते थे। अच्छा, इनका मजा ये था कि ये रिस्क थे, ये सर्वर ये थे तो बड़े पावरफुल, लेकिन ये रिस्क थे। रिस्क पे प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, उसको कोड करना काफी आसान होता है। ये देखो ना, यही मैं कह रहा था कि ये एप्पल वाले खुद नहीं बना रहे, एप्पल वाले इस्तेमाल कर रहे थे इनका, मोटरोला के प्रोसेसर्स और वो, मतलब अब इस वक्त 3-4 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर कोई गेमर होए तो वो AMD यूजुअली यूज करता होगा। AMD के प्रोसेसर्स गेमिंग में बहुत इस्तेमाल होते हैं अभी भी, आज भी, और वेरी स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर। इस पे यार ज्यादा ना फंसना, ये वैसे उसने लिखा हुआ भी ज्यादा नहीं है, ना कुछ ज्यादा डिटेल में गया है, और अच्छी बात ही है क्योंकि रिस्क से फिलॉसफी जो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब अगले सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे कि व्हाट मेक्स अ मशीन रिस्क और सिस्क, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। तो बस जितना बुक में है प्लीज उसी हद तक रखना। अब इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करना है, लाजमी करना है। यहीं से समझ आती है कि हो क्या रहा है एक्चुअली नीचे। अब कुछ बातें बिल्कुल बेसिक कर लो। पहली ये है, इंस्ट्रक्शंस विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ सीपीयू। आईएस की मैं बात कर रहा हूँ ना, इंस्ट्रक्शन सेट, यानी वो इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती हैं, और बाइनरी बिट पैटर्न्स। डेफिनेटली 100% इस बात से तुम्हें पता है कि जब भी तुम सीपीयू पे एक इंस्ट्रक्शन चलाओगे तो सीपीयू को 101010 नजर आएगा। वो उस 10 को पढ़ के ये हिसाब लगाता है कि तुमने इंस्ट्रक्शन क्या दी है, तुमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, किया क्या है तुमने। ठीक है। तो प्रोग्रामर्स फाइंड इट हार्ड टू प्रोग्राम इन बाइनरी। ऑब्वियसली वो मतलब 10 के अंदर तो कोड लिखना बहुत मुश्किल काम है, लिखना पड़ता है कई जगहों पे, लेकिन बहरहाल मुश्किल काम है। तो देर इज अ स्लाइटली easier level called assembly language provided to programmers। असेंबली लैंग्वेज जो है ना, वो बेसिकली न्यूमोनिक्स यूज करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे एक इंस्ट्रक्शन है, उसका नाम है लोड, LOAD। तो अ, बजाय इसके कि प्रोग्रामर याद रखे कि 1010 क्या होता है, वो लोड की इंस्ट्रक्शन याद रखता है। दिस असाइंस इंग्लिश कोड्स टू बाइनरी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि instead of remembering that add instruction is 11001110, जो भी है मुझे नहीं पता, कि बजाय इसके कि प्रोग्रामर याद रखे कि ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ही रिमेंबर्स कोड ऐड। ये असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ी हुई, आपने कभी उसके अंदर काम नहीं किया हुआ, सिर्फ सिर्फ सुनो अभी इसको ना। तो सीपीयू जब फैक्ट्री से निकलता है तो उसके साथ एक किताब होती है जिसमें लिखा होता है कि इसमें फलानी फलानी इंस्ट्रक्शंस चलेंगी। वो जाहिर बात है बाइनरी होती है। अब बाइनरी हर एक को पता है कि मुश्किल है प्रोग्राम करना, तो उसके साथ साथ उसकी असेंबली भी लिखी होती है। असेंबली मीन्स बस यही कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के कोड्स लगा दिए ताकि जरा प्रोग्रामर को जिंदगी जरा उसकी आसान रख रहे। ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन सेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब ये मैं बुक से ही पढ़ूंगा क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम इसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी, कम से कम इसमें लॉजिक की इंस्ट्रक्शंस होंगी, कम से कम इसमें शिफ्टिंग और रोटेशंस रोटेशंस होंगी। इसके अंदर डेटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी लाजमी, इंटरप्ट होंगे,
यानी कोई भी प्रोसेसर बनाने वाला हो, इंस्ट्रक्शंस तो उसने खुद डिसाइड करनी है, वो मैन्युफैक्चरर है, लेकिन बहरहाल मैथ्स वाला काम हर प्रोसेसर करता होएगा। लॉजिक वाला काम यानी लेस देन ग्रेटर देन ये वो वाला है, और एंड नॉट और वो जो गेट्स आपने पढ़े थे वो वाला। शिफ्टिंग मेरा नहीं ख्याल आपने पढ़ी है, मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल ये इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। डेटा मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, सीपीयू के अंदर, सीपीयू से रैम में, सीपीयू से हार्ड डिस्क में डेटा को मूव करना, इसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। इंटरप्ट्स होंगे, फ्लो कंट्रोल होएगा। फ्लो कंट्रोल ये होता है कि प्रोग्राम की पहली लाइन चल रही है, वहां से चौथी चलानी है, 10वीं चलानी है, ये फ्लो कंट्रोल होता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस लाजमी होती हैं, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस यूजुअली हर एक के अंदर होंगी। अब ये दीज कैन बी एज सिंपल एज दैट कि ये लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। लोड और स्टोर के लफ्ज जरा जरूरी हैं। लोड का मतलब हमेशा ये होता है कि रैम में से सीपीयू में ला रहे हो। ये मैंने कैसे किया? तो डेटा ट्रांसफर में वैसे तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, लेकिन कम से कम ये दो कॉन्सेप्ट्स लाजमी होंगे, लोड और स्टोर के। लोड का मतलब है कि रैम से सीपीयू में ला रहे हो, और स्टोर का मतलब है कि सीपीयू से रैम में वापस लेके जा रहे हो, परमानेंटली स्टोर करने जा रहे हो, फिर रैम से हार्ड डिस्क में जाएगा। तो लेकिन और भी मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी कि मतलब कीबोर्ड से डेटा कैसे उठाना है, स्क्रीन पे कैसे रखना है, ये सब उसके अंदर आएंगी। अरिथमेटिक लॉजिक, शुक्र है उसने कोई एग्जांपल नहीं दिया है। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होएगा, इसमें लॉजिक होएगी, इसमें एंड नॉट और इस तरह की चीजें होंगी। कंट्रोल ग्रुप होएगा जो बेसिकली ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन उसको, अच्छा बस, कंट्रोल ग्रुप ये करेगा, ये जो फ्लो कंट्रोल वाला है कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे जैसे अगले सेमेस्टर में जाओगे हर कैटेगरी खोलते जाओगे, उसके अंदर जो जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो पढ़ते जाते हो। अब इन योर बुक एन एग्जांपल मशीन इंस्ट्रक्शन लेट्स, अच्छा अब ये काफी मुश्किल एग्जांपल लगेगा तुम्हें, लेकिन ये मतलब करना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारे पास, अब इमेजिन करो कि रैम में ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है 156C 166D। भाई ये हेक्सा के अंदर लिखी हुई है, और हेक्सा आपने कन्वर्जन वगैरह सीखी है ना, तो आप तो हाथ से कर सकते हो, मैं इधर कैलकुलेटर से करने लगा हूँ। तो मैं हेक्सा को कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये लंबी चौड़ी बाइनरी लिखी है। हेक्सा आपको बताया भी था कि पढ़ने का सिर्फ एक मकसद होता है कि आप बाइनरी को समेट के लिख सकते हो, बजाय इसके कि इतना लंबा लिखो। उसने सिंपल 156C लिख दिया, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू को जा रही है, ये बाइनरी लिटरली सीपीयू को नजर आ रही है। अब सीपीयू इसको पढ़ के हिसाब लगाता है कि इंस्ट्रक्शन करती क्या है, ठीक है। मैं और आप नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी और चीजें रिक्वायर्ड है पहले, कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे काटनी है, कोड्स क्या हैं, सो ऑन। तो वो कहता है फॉर एग्जाम्पल ये इंस्ट्रक्शन ये करती है, लोड रजिस्टर 5 विद अ बिट पैटर्न फाउंड इन मेमोरी सेल एट एड्रेस 6C। अब इसको पढ़ो इंग्लिश को, और मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या करेगी। हो या चले गए हो तो यार। तो ये करेगी कि ये लोड रजिस्टर 5 करेगी, यानी हमारे पास रजिस्टर 5 जो है उसके अंदर कुछ डेटा डालेगी, और वो डेटा क्या होएगा, वो पड़ा होएगा मेमोरी सेल 6C पे। यानी बेसिकली वो मेमोरी सेल से डेटा उठा के, माँ के पीछे ये तस्वीर रखना हमेशा, ठीक है। रैम है, उसके सेल्स है। अ, अब कोई भी सेल नंबर होएगा 6C, मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल है 6C, जैसे घर के नंबर है 1 2 3 4, ये इसका एड्रेस है 6C।
तो वो ये करेगा कि यहां से जो भी डेटा पड़ा है वो उठा के हमारे एक रजिस्टर 5 के अंदर डाल देगा। ये लोड इंस्ट्रक्शन कर रही है। अच्छा, अगली है 166D। वो कहता है कि लोड करो रजिस्टर 6 को विद बिट पैटर्न फाउंड इन मेमोरी एट सेल 6D। यानी अब सेल नंबर 6D में जो पड़ा हुआ है उसको उठा के रजिस्टर उसके अंदर डाल दो। 5056, अब ये तो नहीं मुझे पता क्या है, मैं एक्सप्लेनेशन ही पढ़ूंगा कि ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 5 एंड रजिस्टर 6। अच्छा, सही, वेरी गुड, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। लो भाई, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मुझे अब समझ आई है कि क्यों दिया। लो भाई, तुम करते ऐसे हो कि तुम जब फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर की तरह यूज करते हो, कंप्यूटर को अपने 3+4 करते हो, तो ये एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन जाती है कुछ इस तरह की सीपीयू के पास। सीपीयू को हम कहते हैं कि भाई 3 और 4 को ऐड करो। तो हाउ डज सीपीयू ऐड टू ऑपरेंड्स? वो इस तरह से करता है कि पहले इट प्लेसेस ईच ऑपरेंड साइड अ रजिस्टर जीपीआर। आपको याद होगा कि जीपीआर रजिस्टर से जनरल पर्पस रजिस्टर जिनका काम ही ये था कि उनमें कुछ भी रख सकते हो, तो उनमें बेसिकली ऑपरेंड रखते थे। भाई सीपीयू को पता है कि मैंने जमा करना है, अब उसको ऑपरेंड्स चाहिए कि कहाँ कौन से जमा करने हैं। वो ऑपरेंड्स मेमोरी में पड़े होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, मेमोरी में पड़े होते हैं। तो पहले वो उनको उठा के लाता है अपने पास और अपने एक रजिस्टर में रख लेता है। एक रजिस्टर में एक रख लेगा, दूसरे रजिस्टर में दूसरा रख लेगा। फिर देन इट परफॉर्म्स ऑपरेशन, इस केस में ऐड करना था, और उसके बाद स्टोर्स रिजल्ट इन अनदर रजिस्टर। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही है कि अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि पहले वो दो ऑपरेंड्स उठाएगा, उठा के ला के किसी एक एक रजिस्टर में अपने डाल देगा, हमें नहीं पता किसमें किस कहीं पे रख देगा। अब उसके पास चीज आ गई है ना, पहला ऑपरेंड उठाया अपने एक रजिस्टर में डाल दिया, दूसरा ऑपरेंड उठाया अपने एक रजिस्टर में डाल दिया, अब सारा कुछ उसके पास है, उसकी दुनिया के अंदर है। अब वो ऐड करेगा दोनों को और रिजल्ट अपने एक तीसरे रजिस्टर में रख देगा। तो प्रोग्रामर सीपीयू के अंदर तो नहीं घुसता, प्रोग्रामर रैम में से काम करता है, उसका प्रोग्राम रैम में पड़ा होता है। तो एंड पे आखिरी स्टेप ये होना चाहिए कि वो रिजल्ट उठा के रैम में स्टोर करता है। स्टोर्स रिजल्ट इन अनदर रजिस्टर, इवेंचुअली रिजल्ट इज कॉपीड बैक टू रैम। यहां से प्रोग्रामर उठा सकता है, कहीं भी प्रिंट कर सकता है, हार्ड डिस्क पे रख सकता है, कुछ भी करता है। तो ये उसने वो तुम्हें करवाने की कोशिश की है। बेसिकली वो पहले एक ऑपरेंड उठाता है, रजिस्टर 5 में डालता है, फिर दूसरा ऑपरेंड उठाता है, रजिस्टर 6 में डालता है। अब उसके पास अपनी दुनिया में 5 और 6 में सारा कुछ आ गया। अब वो ऐड करता है 5 और 6 को, जो भी उसका रिजल्ट आता है, एंड लीव्स द रिजल्ट इन रजिस्टर 0। यानी ऐड करके जो जवाब आया है वो रजिस्टर 0 में डाल दिया। अब इवेंचुअली लास्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जो भी रजिस्टर 0 में था वो वापस मेमोरी में लिखो, तो उसके लिए स्टोर का ऑपरेशन यूज होता है। याद रहे, लोड हमेशा सीपीयू के अंदर लाना है, स्टोर हमेशा सीपीयू से बाहर फेंकना है। ये लोड स्टोर हमेशा ऐसे चलेगा। तो इवेंचुअली वो मेमोरी में वापस फेंकते हो और फिर प्रोग्राम रुकता है। बात इससे आगे जाती है। अब मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है 156C, इसको जरा याद रखना। ये कितनी बाइट्स है अगर मैं किसी से पूछूं 156C कितनी बाइट्स हैं? तो अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो आपको पीछे जाना है और आपको जाके हेक्सा रिवाइज करनी है। तो मुझे यहाँ पे ये बात चाहिए कि एक हेक्सा का जो डिजिट था 4 बिट्स के इक्वल होता था। हेक्सा का जो एक डिजिट आप लिखते थे वो 4 बिट के बराबर होता था।
इसको देखते ही आप कहोगे कि ये 4 डिजिट लिखे हुए हैं, इसका मतलब है 4 चौके 16 बिटें हैं ये। तो बिट्स और बाइट्स का क्या हिसाब था? 16 बिटों का मतलब है 2 बाइट्स। तो 156C 2 बाइट्स पे मुश्तमिल है। जो आपकी रैम होती है, मेमोरी जिसमें सेल्स पड़े होते हैं, ये सेल्स पड़े हुए हैं, हर सेल 1 बाइट का होता है। मेमोरी हमेशा 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 1 बाइट की होती है, ठीक है। ये जो रैम है, ये बस सिर्फ इसमें सिर्फ 1 बाइट आती है। अच्छा, अब पहले सेल में 15 आ गया, दूसरे में 6C आ गया। इकट्ठी तो नहीं आ सकती इंस्ट्रक्शन, तो मैंने वो जो पूछा ना कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, वो इसीलिए पूछा, ये 2 बाइट की है। तो 156C, अगले में आ गया 166D, तो अगले में आ गया 166D। फिर इस तरीके से आपका प्रोग्राम मेमोरी में पड़ा होता है। और हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल्स या जो दराजे हैं या जो स्लॉट्स हैं रैम में, उनका एक एड्रेस होता है, 1 2 3 4 5 6 7, जो मर्जी कर लो, इसने एड्रेस लिखा हुआ है A0 A1 वट एवर, ठीक है ना। अब इस वक्त अगर तुम सीपीयू की हालत देखो, तो सीपीयू का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर खाली है, यानी अभी सीपीयू कुछ नहीं कर रहा। और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है A0। प्रोग्राम काउंटर क्या होता था? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी जब ये सीपीयू कुछ करना चाहेगा, तो अगली इंस्ट्रक्शन ये कौन सी चलाएगा? A0 पे जो पड़ी हुई है, यानी इस जगह पे, ठीक है। तो अगली इंस्ट्रक्शन वो चलाएगा। उसका रिजल्ट क्या होएगा? हमने ऊपर देखा था कि वो 6C से लोड करके रजिस्टर 5 में डालेगा। पता नहीं इसने चला के दिखाया है या नहीं। अच्छा, चला के नहीं दिखाया, लेकिन लफ्जों में समझाया हुआ है। बेसिकली जब ये जब ये इंस्ट्रक्शन चला देगा A0 वाली, तो वो ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी 6C। अच्छा सॉरी, शायद तुम्हें लगे कि A0 पे चलेगी या A1, यार ये एक इंस्ट्रक्शन है 156C। मुझे पता है ये डिफरेंट सेल्स में पड़ी हुई है, लेकिन है तो एक ही इंस्ट्रक्शन, तो ये इकट्ठी चलेगी। जब ये चलती है, तो जो भी सेल नंबर 6C पे पड़ा है, वो मुझे पता नहीं है कि क्या है, क्योंकि उसने दिखाया नहीं, लेकिन जो भी 6C पे पड़ा है, वो उठ के रजिस्टर नंबर 5 में चला जाएगा। और साथ ही प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर आगे चला जाएगा, अब A2 पे चला जाएगा, यानी अगली इंस्ट्रक्शन A2 चल रही है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी। अब जो 6D सेल पे है, वो उठ के चला जाएगा तो उसमें रजिस्टर नंबर 6 में, एंड सो ऑन। मतलब आपका प्रोग्राम चलता जाएगा। मेरे ख्याल में इसको पढ़ लेना, पढ़ के देख ही लेते हैं बल्कि। हाँ, ये पढ़ो जरा, एक इंस्ट्रक्शन तो पढ़ो, बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। तो होता ये है कि हम इस इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं 156C। तो CPU analyzes the instruction and concludes that it is a load register 5 with the contents of memory cell 6C। ये मैं और आप नहीं कर सकते, फिलहाल हम ये नहीं कर सकते। हमें ये नहीं पता कि ये क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। जब तक हमें कोई ये बताएगा नहीं ना कि ये क्या इंस्ट्रक्शन है, हम नहीं कर सकते। तो बस ये समझ लो कि हमें ये पता है कि ये इंस्ट्रक्शन है लोड रजिस्टर 5 with contents of memory cell 6। This load activity is performed during the execution step, ठीक है। This cycle begins by fetching the instruction from 16.6D। आगे चला गया, अगली पे चला गया 16.6D पे। यार ये बड़ा अच्छा हो जाएगा तस्वीरों से करवाया हुआ है, लेकिन नहीं करवाया हुआ तस्वीरों से। बस यहाँ पे रुक जाओ। ये अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है तो वही, लेकिन वो अब उसमें लॉजिक के ऑपरेटर में है। तुम लोगों की असाइनमेंट हो गई है या रहती है? असाइनमेंट कर ली है या रहती है? सर जी अभी नहीं